Morning, myself Mrs. Sudha Buller. So today we are going to start a new chapter from the text Social Science, and the name of the chapter is India Minerals and Energy Resources. हमारे देश में मिनरल्स कौन कौन से हैं और एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. तो चलो शुरू करते हैं. Requirements of primitive man were limited. He worked only to sustain his life. Man conquered the heights of evolution. Minerals have a large role in the human progress. Mineral is a natural resource. The human evolution process is divided into various ages such as Stone Age, Bronze Age, Iron Age and Modern Age. Atomic Age also you can say. In Stone Age, man used stones for hunting, but now he is traveling into space. Man's relation with mineral is very old and strong. Today, minerals are considered to be the backbone of economic development of any nation. US and Russia have become world powers only due to proper use of minerals. Both countries are rich in variety of minerals and prosperity, even though our country has the potential huge reserves of minerals. A long-term dependence and the absence of technical knowledge resulted in lesser economic development. हम जानते हैं जो प्रीमिटिव मैन थे, जो आदि मानव थे, उन लोगों की जो ज़रूरतें थी वो कैसी थी? लिमिटेड थी. वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, टिका के रखने के लिए काम करते थे. लेकिन इंसानों ने ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और एट द एंड उसने इतनी सारी चीज़ों की खोज की कि कोई उसकी लिमिट नहीं है. मिनरल्स का उसमें सबसे बड़ा योगदान माना जाता है ह्यूमन प्रोग्रेस के लेकर के. मिनरल्स एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है. और ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बात करें, यानी इंसान में आए गए जो परिवर्तन है, जो डेवलपमेंट, अगर हम उसके बारे में बात करें तो उनको बहुत सारे एजेस में डिवाइड किया गया है, समय काल में डिवाइड किया गया, जिसमें स्टोन एज यानी पत्थरों का समय, ब्रॉन्ज एज यानी ब्रॉन्ज का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता, आयरन एज यानी आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ होगा, मॉडर्न एज होगा और फिर एटॉमिक एज भी आ चुका था. स्टोन एज में इंसानों ने क्या किया? शिकार करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया. लेकिन आज की डेट में देखने जाए तो इंसान कहाँ पहुँच चुके हैं? स्पेस में पहुँच चुके हैं. इंसान का जो रिश्ता है मिनरल्स के साथ वो काफ़ी पुराना और काफ़ी मजबूत बताया गया है. आज हम देखने जाएं तो मिनरल्स को कहीं ना कहीं किसी भी देश की प्रगति का मेन बैकबोन माना जाता है, खास करके आर्थिक प्रगति का. यूएस के बारे में बात करें या रशिया के बारे में बात करें, वो वर्ल्ड पावर वाले नेशंस क्यों बन पाए? क्योंकि उनको पता है किस तरीके से मिनरल्स का इस्तेमाल करना चाहिए. ये दोनों देश के बारे में बात करें तो इनमें इतनी ज़्यादा आपको वैरायटी नज़र आएगी मिनरल्स की, जिसकी वजह से वहाँ पे खुशहाली है. आर्थिक तौर पे वो देश जो है वो स्ट्रॉन्ग है. फिर भी देखने जाएं तो हमारा देश में भी इतनी कैपेसिटी है कि हम अपने मिनरल्स को जो बहुत ज़्यादा पैमाने में हैं उसे रिज़र्व करके रख सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. किस तरीके से? लॉन्ग टर्म से, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज होने के बाद भी फिर भी हम हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक उसको डेवलप कर सकते हैं. तो चलो देखते हैं ये टर्म जो है मिनरल है क्या. The matter which is formed due to inorganic process and has a certain chemical composition is called a mineral. तो यहाँ पे क्या कहा जाता है? ऐसी अवस्था जो पैदा होती है इनऑर्गेनिक प्रोसेस से. इनऑर्गेनिक मीन्स आर्टिफिशियल चीज़ें जो होती हैं उस प्रोसेस से, जो आगे जा कर के केमिकल का कंपोजिशन बनता है, एक रचना करता है, उससे जो चीज़ें फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं मिनरल. This is a result of abiotic process which took place in the interior of the earth since the infinite time. और ये किस तरीके का रिजल्ट बताया जाता है? अबायोटिक प्रोसेस. अबायोटिक का मतलब क्या बताया जाता है यहाँ पे? अबायोटिक का मतलब होता है अजैविक प्रोसेस, जो कहीं ना कहीं अर्थ जो है यानी पृथ्वी के अंदर चलती रहती है काफ़ी लंबे समय से. यानी ऐसी हलचल या ऐसी प्रोसेस जो ज़मीन के अंदर की तरफ चलती रहती है उसे हम कहते हैं अबायोटिक प्रोसेस, जिसमें हम जानते हैं काफ़ी सारे स्टेट्स मिलते हैं, भले वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो. आगे देखते हैं. द सॉलिड, लिक्विड और गैशियस मैटर विच इज़ फॉर्म ड्यू टू स्पेसिफिक अबायोटिक प्रोसेस विद इन द रॉक्स in the interior of the earth has a certain chemical composition and homogeneous constitution and specific atomic structure is called mineral. Iron, manganese, gold, silver, etc. are solid minerals. Mercury, petroleum, etc. are liquid minerals, and natural gas is included as gaseous mineral. This type of minerals that are available from the interior of the earth depends on
how the crust of the earth originated. Example, iron, copper, zinc, gold and silver are found in igneous rocks, diamonds are found in metamorphic rocks. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जैसे सॉलिड के बारे में बात करें, लिक्विड के बारे में बात करें या गैशियस मैटर के बारे में बात करें, जो एक स्पेसिफिक, एक अलग ही तरीके की अबायोटिक प्रोसेस जो होती है, जो पत्थरों के साथ मिलकर के अर्थ के अंदर होती है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है, कंपोजिशन देखने को मिलता है, जिसके अंदर होमोजीनियस कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं. होमोजीनियस कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब बताया जाता है यहाँ पर होमोजीनियस, दो या दो से ज़्यादा जो पदार्थों का जो एक ग्रुप होता है या एक चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस कॉन्स्टिट्यूशन. यानी दो या दो से ज़्यादा पदार्थों को मिलकर के जो नई रचना होती है और स्पेसिफिक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो रेडी किया जाता है, उन सभी चीज़ों को कहा जाएगा मिनरल. जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, आयरन, मैग्नीज, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ये सॉलिड मिनरल्स हैं. मर्क्यूरी, पेट्रोलियम लिक्विड है, जबकि नेचुरल गैस में गैशियस मिनरल के बारे में समावेश किया जाता है. जिस तरीके की मिनरल्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं अर्थ के इंटीरियर पार्ट में, वो डिपेंड करता है अर्थ का जो अपर पार्ट है वो कैसे ढूंढा गया था. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बताया जा रहा है कि आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो इग्नियस रॉक से मिला हुआ है. अब इग्नियस रॉक का मतलब क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, इग्नियस का मतलब होता है कि जिसमें थोड़ा ऐसी पावर होती है, जैसे कि अग्निज कह सकते हैं हम, या अग्निमय, जिस जो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन, एक तरीके का फायर तरीके का जो रॉक होता है, अगर आप उसको आपस में घिसेंगे तो आपको एक तरीके की चिंगारी जो पैदा होती है. तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आयरन की बात करें, कॉपर की बात करें, जिंक, गोल्ड या सिल्वर के बारे में बात करें, ये इग्नियस नाम का जो रॉक है उससे मिलता है. डायमंड्स जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक से पाया जाता है. मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है जिसको रूपांतरित कर गया हो, यानी कन्वर्ट कर दिया गया हो. अब हम जानते हैं कि डायमंड ओरिजिनल फॉर्म में जब मिलता है तो वो एक्चुअल में उतना शाइन या ग्लो नहीं कर रहा होता, उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसकी घिसाई की जाती है, उसमें काफ़ी सारी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जब जाके एक डायमंड तैयार किया जाता है. तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि डायमंड जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक से मिलता है. अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से हैं, और मिनरल्स यूज्ड फॉर एनर्जी रिसोर्सेज. तो मेटालिक मिनरल्स के अंदर देख लीजिए प्रीशियस, लाइट, जिसमें मेटालिक मिनरल्स आ रहे हैं. गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम बहुत ही महंगे मिनरल्स माने जाते हैं, जबकि हल्के तरीके के जो धातु होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जिसमें मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टाइटेनियम आ गया. कॉमन पर्पस के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है चलते फिरते, उसमें आयरन, कॉपर, लीड, जिंक, टिन, निकल. जो एलॉय के लिए यूज़ किया जाता है उसमें क्रोमियम, मैग्नीज, टुक्सन, विंडियम. ठीक है. देन नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में बात करें तो लाइमस्टोन, चॉक, एस्बेटॉस, मिका, फ्लॉस्फर, जिप्सम, सल्फर, डायमंड. एंड ऐसे मिनरल्स जो एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए पैदा किया जाता है तो उसमें है कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड थोरियम. अब बात करने जा रहे हैं हम आयरन ओर की. आयरन ओर क्या होता है? Iron is considered to be the base of industrial development of modern world. It is used very widely in the making of small pins to large machines, cars, trucks, ships, railway, bridges, buildings and weapons. It is cheaper, strong and durable. It is easily available in most of the countries. It has a virtue to mix with other minerals, hence it is considered to be an important mineral. सो यहाँ पे आयरन और का मतलब बताया जा रहा है कच्चा लोहा, यानी प्योर लोहा जो होता है. अब आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट बेस माना जाता है, यानी पाया माना जाता है. अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बात करें तो ये पूरे दुनिया में, भले वो छोटी पिन से लेकर के बड़ी मशीन्स बनानी है, कार, ट्रक, शिप, रेलवे, ब्रिजेस, बिल्डिंग या वेपन बनाना हो, सब जगह लोहे का इस्तेमाल होता है. एक तो सस्ता है, स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी लंबे समय तक टिक के रहता है. ये आसानी से लगभग सभी देशों में अवेलेबल है. इसके पास एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी के साथ भी अगर आप लोहे को मिक्स करोगे तो वो आसानी से उसमें मिक्स हो जाता है, फिर एक अच्छा धातु बन करके बाहर निकलता है. Iron is found in impure conditions, so it is mixed with coke and lime and heated in large furnace for refining. The pure iron thus obtained is known as pig iron. आयन देखने जाएं तो वो जब निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से तो वो प्योर नहीं होता,
उसके अंदर आपको कॉक और लाइम की मात्रा भी देखने को मिलेगी। मतलब जब उसको प्योरिटी के लिए कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें कॉक और लाइम को ऐड करके बड़े से भट्ठे में उसको काफ़ी लंबे समय तक गर्म किया जाता है और फिर उसे रिफाइन यानी साफ़ सफाई उसकी की जाती है। इसीलिए जब ये प्योर आयन बन करके बाहर निकलता है तो उसे हम पिग आयन के नाम से जानते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आयन आर फाउंड इन इंडिया: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट एंड सिडराइट। हमारे देश में आयन और 4 तरीके के देखने को मिलते हैं, ये 4 उसके नाम हैं। Maximum iron ore is obtained from Karnataka state in India, Orissa, Jharkhand, Chhattisgarh and Andhra Pradesh are other producers respectively. Besides, iron ore is also found in Goa, Rajasthan, Tamil Nadu, Maharashtra, Madhya Pradesh, Kerala, Uttar Pradesh and Assam states. ज़्यादातर आयन और कहाँ से मिलता है? कर्नाटका के स्टेट से। इसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से भी इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा आयन और जो है वो गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उत्तर प्रदेश और असम स्टेट से मिलता है। अब बात करने जा रहे हैं हम मैग्नीज की। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. It is mainly used to make steel from iron. Its other uses are in chemical industries such as bleaching powder, insecticides, dry battery cells and tiles. It is also useful in leather industry, glass industry, matchbox industry, photography, china clay utensils and colored bricks. The rails made out of steel and rods become more flexible and strong when manganese is mixed with it. Steel is used in the machines to break rocks and also in grinding machines. मैग्नीज के बारे में बात करें तो वो भी मिनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट मिनरल माना जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। भले वो आयरन से जुड़ी हुई इंडस्ट्री हो या स्टील से जुड़ी हुई इंडस्ट्री हो, इन दोनों के लिए मैग्नीज एक अहम मिनरल माना जाता है। ये ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? आयरन को बनाने में या फिर स्टील को बनाने में। उसके अदर यूजेस अगर हम देखने जाएँ तो उसका अदर यूजेस है केमिकल इंडस्ट्री में, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर बनाना हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गई, ड्राई बैटरी सेल्स बनाने हो गए या फिर टाइल्स। इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री यानी चमड़ा उद्योग में भी इस्तेमाल होता है, ग्लास इंडस्ट्री में, मैचबॉक्स इंडस्ट्री में, फोटोग्राफी, चाइना क्ले यूटेंसिल्स एंड कलर्ड ब्रिक्स। रेल्स मीन्स ऐसी पट्टियाँ कहें हम जो स्टील से बनती हैं या जो रॉड्स बनाए जाते हैं उसको और अच्छे से फ्लेक्सिबल यानी स्मूथ बनाने के लिए, आसानी से मुड़ सके, वो बनाने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जब मैग्नीज को उसमें डाला जाता है तो उनकी जो क्वालिटी है, भले वो स्टील है या आयरन, वो बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है। स्टील जो है वो मशीन में डाला जाता है ताकि बड़े से बड़े पत्थरों को, यानी स्टील का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? मशीन्स में खास करके, ताकि बड़े से बड़े पत्थरों को तोड़ा जा सके और उनको ग्राइंडिंग मशीन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल एग्जांपल मैं दूँ, आपके घर में ये जो ग्राइंडिंग मशीन है, ग्राइंडर जिसे कहा जाता है, जो मम्मी घर पे मसाले वगैरह को पीसने के लिए इस्तेमाल करती हैं, उसके अंदर आप देखोगे तो जो ब्लेड्स होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? स्टील की बनी हुई होती हैं, क्योंकि एक तो उसमें जंग नहीं लगता, सेकेंडली वो किसी भी शेप में आसानी से कन्वर्ट किए जा सकते हैं और मसालों को पीसने के लिए उस तरीके की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो आसानी से किसी भी ठोस चीज़ को पाउडर बना देती है। तो सेम तरीके से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में भी मशीनों को बनाने के लिए और ग्राइंडिंग मशीन्स के बनाने के लिए भी स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। ओडिशा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड गोवा कैन बी काउंटेड एज मेजर स्टेट्स ऑफ मैग्नीज प्रोड्यूसर्स। बिसाइड्स, मैग्नीज इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान एंड गुजरात स्टेट। ओडिशा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और गोवा के बारे में बात करें तो ये सबसे बड़े स्टेट्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा मैग्नीज आता है। इसके अलावा मैग्नीज जो है आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और गुजरात से भी पाया जाता है। अब बात करने जा रहे हैं हम कॉपर के बारे में। कॉपर इज यूज्ड सिंस प्रीमिटिव टाइम्स. दिस वाज द फर्स्ट मिनरल यूज्ड बाय मैन. इट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ मिक्सिंग प्रॉपर्टी. इट फॉर्म्स bell metal when mixed with tin and makes brass when mixed with zinc. It is used mostly in the making of electric equipment, telephone, radio, television, refrigerator and air conditioner. It is good conductor of electricity. It is also used in insecticides, explosive, colored glass, coins and in printing. कॉपर का इस्तेमाल तो आदि मानव के समय से होता आ रहा है और ये पहला ऐसा मिनरल था जो इंसानों ने सबसे पहले यूज़ करना शुरू किया था। इसकी वैल्यू हम और ज़्यादा कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि कॉपर आसानी से किसी भी मिनरल के साथ आसानी से मिक्स हो जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है मिक्सिंग है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट मिनरल माना जाता है। ये बेल मेटल फॉर्म करता है जब टिन के साथ मिक्स कर दिया जाता है और ब्रास बन जाता है जब ये जिंक के साथ मिक्स कर दिया जाता है।
इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट जो भी इक्विपमेंट बनाने हैं, टेलीफोन हो गया, रेडियो टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर हो गया या एयर कंडीशनर हो गया, इन सभी में कॉपर को यूज़ किया जाता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड को बनाना है, एक्सप्लोजिव यानी धमाकों वाली जो चीज़ें होती हैं उसको बनाना है, कलर्ड ग्लास हो गए, कॉइन्स हो गए या जो प्रिंटिंग एरिया है उन सभी जगहों पर कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। Copper is produced mainly by Jharkhand, Madhya Pradesh and Rajasthan states in India. Sikkim and Andhra Pradesh also produced it. Copper also found in Bihar, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Himachal Pradesh and Uttarakhand state. कॉपर जो है वो ज़्यादातर कहाँ से आता है? झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्टेट से। इसके अलावा सिक्किम, आंध्र प्रदेश भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। कॉपर इसके अलावा बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के स्टेट से मिलता है। अब बात करने जा रहे हैं बॉक्साइट की। दिस इज़ एन एल्यूमिनियम ओर। It was found for the first time at Liesbach in 1921 in France. Aluminium is obtained from bauxite. It is useful due to its special properties. It is very light in weight, strong, durable, good conductor of electricity, rust-free and easily ductile. It is widely used in the making of domestic utensils, electrical gadgets, colors and in shipbuilding. बॉक्साइट एक तरीके का एल्यूमिनियम, कच्चा एल्यूमिनियम हम कह सकते हैं। ये पहली बार लेक्सबर्ग नाम की जगह है फ्रांस में, वहाँ पर 1921 में ढूंढा गया था। एल्यूमिनियम मिलता है बॉक्साइट से और इसीलिए इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी स्पेशल बताई गई है। क्यों? क्योंकि इसका जो वज़न है वो काफ़ी हल्का होता है, एक तो स्ट्रॉन्ग होता है, लंबे समय तक टिकता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताया जाता है, जंग लगता नहीं और आसानी से किसी भी शेप में हम इसको ढाल सकते हैं। और ये ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? घरेलू बर्तनों को बनाने में, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को बनाने में, कलर्स बनाने में और शिप को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बॉक्साइट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड एंड गुजरात। बॉक्साइट जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात से मिलता है। दिस मिनरल इज़ फाउंड इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेक्कन ट्रैप, रांची इन झारखंड एंड जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, सूरत, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात प्रोड्यूस बॉक्साइट। ये मिनरल जो है वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, एक डेक्कन ट्रैप नाम की जगह है, वहाँ पर जो भूस्थल्य है, जो स्ट्रक्चर है, वहाँ का जो रचना है वहाँ से मिलता है। जैसे रांची हो गया झारखंड में, और अगर गुजरात के बारे में बात करें तो जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, सूरत और साबरकांठा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से बॉक्साइट को प्रोड्यूस किया जाता है। अब बात करने जा रहे हैं मीका की। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मीका. It is fire resistant and bad conductor of electricity, so it is used in making electrical goods such as electric motors, dynamo, radio, telephone, cars, steamers, etc. इंडिया जो है पूरे विश्व में फर्स्ट रैंक होल्डर है मिका के प्रोडक्शन में। ये फायर रेसिस्टेंट है यानी जल्दी से इसमें आग नहीं पकड़ती, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल सामानों को बनाने में, जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर हो गए, डायनेमो हो गया, रेडियो हो गया, टेलीफोन, कार, स्टीमर्स हो गए, इन सभी को बनाने में मीका का इस्तेमाल किया जाता है। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज़्यादा मीका को प्रोड्यूस किया जाता है। मीका इसके अलावा कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु से भी पाया जाता है। देयर इज़ अ लार्ज रिजर्व ऑफ मस्कोवाइट टाइप ऑफ मीका फाउंड इन इंडिया। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एक तरीके का जो टाइप है जिसका नाम दिया है मस्कोवाइट, उस तरीके का जो मीका है वो इंडिया में पाया जाता है काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में। नाउ कम्स लेड. The lead ore is called galena. It is soft and heavy in weight. It is used to make alloys, electric wires, color, weapons, glass, rubber and storage battery. लेड ओर जो है उसे गैलेना यानी कच्चा लेड जो है उसको गैलेना भी कहते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है लेकिन वज़न में भारी होता है। इससे एलॉय, आपने देखा होगा व्हील्स को जो पार्ट होते हैं उसके बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक वायर्स के बारे में बात करें, कलर हो गया, वेपन हो गया, ग्लास, रबर हो गया या स्टोरेज बैटरी को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इन इंडिया लेड इज़ अवेलेबल इन राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। 3 स्टेट में सबसे ज़्यादा लेड अवेलेबल है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मेघालय और सिक्किम स्टेट से भी मिलता है। देखने जाएं, इवन दो मीका इज़ प्रोड्यूस इन सफिशिएंट क्वांटिटी, आवर डिमांड्स आर नॉट मेट विथ, सो इट हैज़ टू बी इम्पोर्टेड। वैसे देखने जाएं तो इसकी क्वांटिटी जो है वो काफ़ी है, लेकिन जो हमारी डिमांड है वो अभी तक उससे मेल जोल नहीं कर पाई है, इसलिए इसको इम्पोर्ट भी किया जाता है। अब बात करने जा रहे हैं हम लाइमस्टोन की।
Limestone is used in large quantity in the production of cement. Besides, that it is also used for iron melting, chemical industry, soda ash, soap, color chemicals, building construction, paper and in sugar refining. लाइमस्टोन जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? सीमेंट को बनाने में। इसके अलावा ये आयरन को पिघलाने में, केमिकल इंडस्ट्री में, सोडा ऐश को बनाने में, सोप बनाने में, कलर केमिकल को बनाने में, बिल्डिंग को बनाने में, पेपर और शुगर रिफाइनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में लगभग 70% जो लाइमस्टोन है वो पाया जाता है पूरे देश के हिसाब से। इसके अलावा छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और भी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां से लाइमस्टोन को प्रोड्यूस किया जाता है। गुजरात में बात करें तो जामनगर, कच्छ, अमरेली और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करें तो उसको रिज़र्व करके रखा गया है काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए, जिसमें बनासकांठा, महसाणा, साबरकांठा, वडोदरा, पंचमहल, भरूच, नर्मदा, सूरत, भावनगर और राजकोट डिस्ट्रिक्ट्स आए हुए हैं। द रॉक्स इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट कंटेन अबाउट 97% लाइमस्टोन। जामनगर के जो बड़े बड़े पत्थर हैं, चट्टाने हैं जो, वो उनमें से लगभग कहा जाता है 97% सिर्फ लाइमस्टोन ही, लाइम का जो है वो तत्व देखने को मिलता है। क्या हुआ गट्टू? अब देखते हैं मिनरल्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी के जो स्रोत हैं उनके कौन कौन से मिनरल्स हैं। Energy resources hold an important place in the economic development of any nation. They keep the industries and the economy throbbing. These minerals include coal, mineral oil, natural gas and atomic minerals. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो किसी भी देश की जो आर्थिक प्रगति है वो उसको पकड़ के रखने का काम करता है, यानी उसकी जो पोजीशन है वो हमेशा मेंटेन रखने का काम करता है। वो क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इकोनॉमी को डाउन होने में मतलब थ्रॉबिंग करने का मतलब यहाँ पे सिंपली ये बताया जा रहा है कि एक तरीके से जो इकोनॉमी है वो उसकी मेन सेंटर है या उसकी जान कही जा सकती है। मतलब मिनरल्स जो हैं हम जानते हैं भले कुछ भी हो, देश को प्रगति देने का सबसे ज़्यादा काम करता है और इंडस्ट्रीज़ टोटली मिनरल्स पे डिपेंडेंट है। ये जो मिनरल्स है जिसमें हम कोल, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस और एटॉमिक मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये किसी भी देश की प्रगति का एक अहम हिस्सा माना जाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज सच एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया जाता है बहुत सारे तरीकों में, जिसमें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात किया जा रहा है, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कन्वेंशनल का मतलब क्या है और नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या है। कन्वेंशनल को हम कह सकते हैं एक तरीके का ट्रेडिशनल रिसोर्सेज, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, हाँ, जो काफ़ी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। और नॉन कन्वेंशनल उसके अपोजिट हो जाएगा, जैसे हम कह सकते हैं कि जो कि अपोजिट माना जाता है नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे विंड मिल हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये सब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज माने जाएंगे। कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स, जिसमें कॉमर्शियल का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है व्यावसायिक ऊर्जा और नॉन व्यावसायिक ऊर्जा, ये यहाँ पे इसके टाइप्स हो गए। कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, एटॉमिक मिनरल्स आर कंसिडर्ड एज कन्वेंशनल एंड कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस और एटॉमिक मिनरल्स को हम कह सकते हैं ये कन्वेंशनल है यानी ट्रेडिशनल, और साथ के साथ व्यावसायिक ऊर्जा रिसोर्सेज माने जाते हैं। दीज आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज रिसोर्सेज। हम जानते हैं कि कोल हो गया, मिनरल हो गया, एक बार अगर इस्तेमाल कर लिया गया तो उसको दोबारा बनने में सालों लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स भी माना जाता है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू दीज रिसोर्सेज। इन सभी रिसोर्सेज से विज को यानी बिजली को पैदा किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जाता है। हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ये जितनी भी एनर्जीज हैं ये सब नॉन कन्वेंशनल यानी नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम जानते हैं हाइड्रो एनर्जी पैदा करना यानी पानी से जो ऊर्जा पैदा होती है या हवा से जो ऊर्जा पैदा होती है वो आसानी से दोबारा पैदा की जा सकती है। पीट, कोल, फायरवुड, डंग एक्सेट्रा और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। उसके अलावा जो पीट, कोल, फायरवुड हो गया, डंग हो गया, इसको हम नॉन कॉमर्शियल यानी गैर व्यावसायिक एनर्जी रिसोर्सेज कहेंगे।